ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, इंडियन एकेडमी श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, मैं विजेंद्र कुमार सोनी आज का टॉपिक लेकर के आया हूँ। भूकंपीय आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। लेकिन इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सबसे पहले लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन जरूर दबाएंगे। वीडियो देखने के बाद में इसे ज्यादा से ज्यादा आप शेयर भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भूकंप की तरंगों का क्या योगदान है पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के लिए। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के लिए सबसे उपयोगी, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे वैज्ञानिक यदि कोई तथ्य हमारे पास है तो वो भूकंपीय तरंग ही है। भूकंपीय तरंग, इस सवाल को अच्छी तरह दिमाग में बिठा लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और यहीं से पूछा जाता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन है कौन सा, तो भूकंपीय तरंग है। और यदि ये कह दे कि प्रत्यक्ष स्थिति जानने के लिए, कि प्रत्यक्ष जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसके बारे में जानने के लिए, प्रत्यक्ष स्थिति जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है, तो वो ज्वालामुखी आएगा। फिर ज्वालामुखी आएगा। तो ये ध्यान में रखना, ये दो सवाल बन गए हैं। भूकंपीय तरंगे सबसे आदर्श स्थिति बताते हैं कि सबसे आदर्श जानकारी प्रदान करते हैं। और यदि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, वो प्रत्यक्ष कोई साधन हमें प्राप्त होता है लावा के रूप में, तो वो कहां से मिलेगा हमें, ज्वालामुखी क्रिया से जो लावा प्राप्त होता है वो बताएगा प्रत्यक्ष स्थिति के बारे में। क्लियर है। अब देखें कि भूकंपीय तरंगे जो है, भूकंपीय तरंगे सबसे पहले नापी कहा जाती है। वो कौन सा यंत्र है जहां पर भूकंपीय तरंगे नापी जाती है, ये जानकारी ले लेते हैं। तो वो है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ। अब सिस्मोग्राफ क्या चीज है? सिस्मोग्राफ है यंत्र। अब सिस्मोग्राफ पर जो पैमाने हैं, पैमाने वो कौन से हैं, तो दो पैमाने हम यूज करते हैं। कौन सा? एक तो रिक्टर पैमाना, जिसको रिक्टर स्केल कह देते हैं, और एक है मर्केली स्केल। मर्केली स्केल। तो रिक्टर पैमाना और मर्केली पैमाना, दो पैमाने हम प्रयोग में लाते हैं। सबसे ऑथेंटिक जो माना जाता है वो रिक्टर पैमाना है। कारण क्या है कि ये लघु गणकीय गणना करता है। लघु गणकीय गणना करता है, जो कि सबसे आदर्श और सबसे ऑथेंटिक मानी जाती है। ये सबसे सटीक जानकारी देता है कि कितने पैमाने पर, कितने रिक्टर स्केल पर भूकंप आया था। मर्केली पैमाना वर्तमान में यूज बहुत कम होता है, इसका सामान्यतः यूज होता ही नहीं है मर्केली पैमाने का। क्लियर है। अब रिक्टर पैमाने की बात करें तो रिक्टर पैमाने पर जो भूकंपीय तरंगे हैं, भूकंपीय तरंगे वो तीन प्रकार की है। यहीं से सवाल पूछ लिया जाता है। भूकंपीय तरंगे तीन प्रकार की है। कौन कौन सी है? प्राथमिक, द्वितीयक और धरातलीय। अब यहां ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण चीज, कि प्राथमिक और द्वितीयक तरंग जो है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में चलती है, धरातल पर ये चलती नहीं है। इसलिए इन तरंगों को क्या कह देते हैं? इन तरंगों को शरीर तरंग कह देते हैं। इन तरंगों को बॉडी वेव्स कह देते हैं। बॉडी वेव्स, ये ध्यान रखना। प्राथमिक और द्वितीयक तरंग जो है वो शरीर तरंग या बॉडी वेव्स कहलाती है। और जो धरातलीय तरंगे हैं, इनको धरातलीय तरंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये धरातल पर चलती है। धरातल पर कौन सी तरंगे चलेगी? ये धरातलीय तरंगे।
अब प्राथमिक तरंग को पी तरंग कह दिया, द्वितीयक को एस कह दिया और धरातलीय को एल कह दिया, एल तरंग। क्लियर है? अब हम इन तरंगों के एक एक तरंग के बारे में विस्तार से वर्णन कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं हम प्राथमिक तरंग के आधार पर। सबसे पहले प्राथमिक तरंग। प्राथमिक तरंग, प्राथमिक तरंग को हम और किस नाम से जान सकते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में। अनुदैर्ध्य तरंग नाम से हम जान सकते हैं इसको। ये ध्वनि की तरह गति करती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्वनि की तरह गति करती है। ध्वनि की तरह गति करने का मतलब क्या है? जैसे हम किसी डीजे साउंड के पास में बैठ जाएं जिसकी ध्वनि ज्यादा हो, कर्कश ध्वनि हो, तो हमें कैसा महसूस होगा? जैसे हमारे दिमाग में कंप्रेशन हो रहा है, दबाव महसूस हो रहा है। इसलिए हम प्राथमिक तरंगों को और क्या कह सकते हैं? दबाव वाली तरंग भी कह सकते हैं। दबाव वाली तरंग बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, यहीं से सवाल बन जाते हैं सीधे सीधे। दबाव वाली तरंगें होता कैसे है? जैसे स्प्रिंग की गति होती है। अब स्प्रिंग कैसे होता है? स्प्रिंग को हम कंप्रेशन करते हैं तो वो कैसे होगा कि जैसे उसको कंप्रेस किया तो वो छोटा हो जाएगा, छोड़ने पर वो वापस अपनी यथास्थिति में आ जाएगा। तो इसी प्रकार इसकी तरंगे गति करती हैं। मान लो भूकंप की तरंग इस तरफ चल रही है तो ये क्या करेगा कि ये ऐसे यहाँ पर कंप्रेस होगा, फिर यहाँ पर यथास्थिति में आ जाएगा, फिर यहाँ पर कंप्रेस होगा, फिर यथास्थिति में आ जाएगा। तो इसमें जो कणों की गति है, इस चीज को ध्यान से सुनना, जो कणों की गति है वो कणों की गति उसी दिशा में होती है जिस तरफ भूकंपीय लहर की गति है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यहां से उठता है, इसी लाइन को सवाल बना लिया जाता है कि कणों की गति उसी दिशा में हो रही है जिस दिशा में लहर की गति हो रही है। किस में? प्राथमिक तरंग में। और प्राथमिक तरंग को क्या कह देते हैं? प्राइमरी। प्राइमरी से बना है पी तरंग। पी तरंग, ये ध्यान में रखना, पी तरंग कहते हैं इसको। क्लियर है? इसकी विशेषता क्या है कि ये ठोस, द्रव और गैस पदार्थ के तीनों ही माध्यम से गुजर जाती है। ठोस से भी गुजर जाती है, द्रव से भी गुजर जाती है और गैस से भी गुजर जाती है। लेकिन ध्यान में रखना, इस ओर इसकी गति बढ़ती है। मतलब सबसे कम गति किसमें है? गैस में, उससे थोड़ी ज्यादा द्रव में, और सर्वाधिक गति किसमें होगी? ठोस में होगी। और गति से हम एक चीज निकाल लेते हैं कि इसकी जो औसत गति होती है किसकी? पी तरंगों की, वो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। एक सेकंड में 8 किलोमीटर औसतन चलती है। और यदि हम रेंज में देखें तो 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड तक ये हो सकती है। क्लियर है? ये सर्वाधिक गति है, सिस्मोग्राफ पर नापी जाती है, रिक्टर स्केल इसका पैमाना है। और सर्वाधिक गति किसकी होती है? पी तरंगों की होती है। अब सर्वाधिक गति तो पी तरंगों की है, लेकिन विनाशकारी की बात हम आगे और करेंगे कि विनाशकारी सर्वाधिक पी नहीं होती। कौन होती है वो इस वीडियो के अंत में आपको बता दूंगा। तो ये 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड आपने ध्यान में रखना है। अब यहां देखें कि यदि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जहां पर भूकंप की उत्पत्ति हुई है वो क्या कहलाता है? भूकंप मूल कहलाता है। भूकंप मूल। और भूकंप मूल को क्या कह देते हैं? अवकेंद्र। अवकेंद्र भी कह देते हैं। जहां पर सबसे पहले ये महसूस किया गया है, इस स्थान को क्या कह देते हैं? अधिकेंद्र कह देते हैं। अधिकेंद्र को क्या कह देते हैं? एपिसेंटर। और भूकंप मूल को क्या कह देते हैं? फोकस।
अधिकेंद्र से ये प्रतिध्रुवीय यहाँ पर पृथ्वी के प्रतिध्रुवीय स्थान पर पहुंचने में केवल कितना समय लेती है? 2 मिनट का। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, रिपीट हुआ सवाल है, आ सकता है कि प्रतिध्रुवीय स्थिति अधिकेंद्र से तक पहुंचने में ये कितना समय लेता है? 2 मिनट का समय लेता है। क्लियर है? तो ये थी पी तरंगे। पी तरंगे प्राइमरी होती है, ठोस में सर्वाधिक गति होती है और तीनों ही माध्यम में चल लेती है, ध्वनि की तरह गति करती है। देखना इसका नाम अनुदैर्ध्य है। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ 2 तरंगे आती है। अनुदैर्ध्य प्राथमिक है, अनुप्रस्थ सेकेंडरी है। तो अनुदैर्ध्य दै में दै लगा है इसमें, इसलिए ध्वनि की भांति ये आप ट्रिक बना सकते हैं कि अनुदैर्ध्य प्राथमिक है और दै लगा है तो ध्वनि की भांति ये गति करती है। और ध्वनि की भांति यदि गति करती है तो वो कैसी तरंग होगी? वो दबाव वाली तरंग होगी, वो स्प्रिंग की भांति गति करने वाली तरंग होगी। और सबसे ज्यादा वेगवान यदि कोई तरंग है तो वो कौन सी होगी? प्राथमिक। लेकिन सबसे जो विनाशकारी है वो प्राथमिक तरंग नहीं है। धरातल पर सबसे पहले कौन सी पहुंचेगी? तो वो पी तरंग ही पहुंचेगी। क्लियर है? अब हम देखते हैं सेकेंडरी तरंग कौन सी है। सेकेंडरी तरंग सेकेंडरी से बना है एस तरंगे। एस तरंगों को क्या कह देते हैं? द्वितीयक तरंग। द्वितीयक तरंग कह देते हैं। और द्वितीयक तरंग कौन सी तरंगे कहलाती है? आडी तरंगे कहलाती है। आडी तरंगे। इसको क्या कह देते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कह देते हैं। अनुप्रस्थ तरंग। और अनुप्रस्थ, अब यहां देखना पै लगा है तो ये कैसे गति करती है? ये प्रकाश की भांति गति करती है। प्रकाश की भांति। अब प्रकाश की भांति गति होती कैसे? देखें, जैसे यहां से प्रकाश आ रहा है, यहां वायुमंडल में बहुत सारे कण हैं जिससे ये अपवर्तन करती हुई निकलेगी। यहां से इससे टकराई इधर, इससे टकराई इधर, इससे टकराई इधर, इससे टकराई इधर, मतलब ये इस प्रकार से अपवर्तन करती हुई निकलेगी। तो ये सेम गति हम कहां मानते हैं ज्यादा इजी समझने के लिए? जैसे ये सागर है, इस सागर में हमने कोई भी झील तालाब ले सकते हैं, यहाँ पर हमने पत्थर मारा, पत्थर मारने से ये जो दोलन गति करती है इस प्रकार से, ये जो दोलन गति करती है, ये दोलन गति किस प्रकार की है? एस तरंगों की है। अब इसमें ये ध्यान रखना कि जैसे मैंने ये तीर बनाए हैं, इसमें तरंग की गति तो कौन सी है? ये वाली, ये तो है तरंग की गति। और इसमें कणों की गति कैसी है कि कण इसके यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, मतलब लहर के समकोण पर गति कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। तो इसमें कणों की गति लहर के समकोण पर होती है, समकोण पर। ये ध्यान में रखना, कणों की गति लहर के समकोण पर होती है। ये इंपॉर्टेंट सवाल बनता है और ये इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी औसत चाल क्या होती है, औसत गति क्या होती है। तो औसत गति इसकी है 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। और रेंज में यदि देखें तो 4 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड तक हो सकती है। इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट जो विशेषता है वो ये है कि ये केवल ठोस में चलती है। यही बात विशेष बनाती है भूकंपीय आधार को पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के लिए कि ये केवल ठोस में चलती है। और इसी आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना बहुत इजीली ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जहां ये तरंग हमें लुप्त मिलेगी वो भाग हम क्या मानेंगे? वो भाग हम द्रव मानेंगे, क्योंकि द्रव में ये क्या होगी? ये
विलुप्त मिलेगी हमें। गैसीय भाग हम सामान्यतः मानेंगे नहीं, और ठोस में ये जहां चलेगी वहां हमें ये पता चल जाएगा, क्योंकि जहां जहां जाएगी वहां हमें ठोस भाग मिल जाएगा। क्लियर है। इसके बाद में देखें कि ये विध्वंसक होती है। विध्वंसक विध्वंसक अपने आप होगी, क्योंकि इसकी गति कैसी होती है, कणों की गति लहर के समकोण पर होती है, तो इसको हम क्या मानेंगे, विध्वंसक मान लेंगे। क्लियर है। अब ध्यान रखना, प्राथमिक तरंग और द्वितीयक तरंग दोनों ही तरंगे कौन सी थी, वो शरीर तरंगे हैं, बॉडी वेव्स है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में चलती है ये। क्लियर है। इसके बाद देखते हैं हम कौन सी, धरातलीय तरंग। तो धरातलीय तरंग के बारे में पढ़ते हैं। धरातलीय तरंग, धरातलीय तरंग को एल तरंग कहते हैं। एल तरंग सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि ये सबसे विनाशकारी होती है। विनाशकारी होती है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है गति सबसे कम होती है। गति सबसे कम है। एक एक लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है। गति इसकी सबसे कम होती है। कितनी होती है, औसतन 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। धरातल पर चलती है, इसलिए इसको क्या कह देते हैं, धरातलीय तरंग। लेकिन धरातल के कौन कौन से अवस्था पर चलती है, तो ये जल व स्थल दोनों ही भागों में देखी जाती है। जल और स्थल दोनों ही भागों में ये देखी जाती है। ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में नहीं चलती, धरातल पर चलती है, इसलिए ये क्या है, सबसे विनाशकारी होती है। क्लियर है। तो एल तरंगों के बारे में ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब हम बात करें कि ये जो भूकंप लेखी यंत्र है, जिसको हम कह देते हैं सिस्मोग्राफ, ये सिस्मोग्राफ कहां कहां पर है, तो हम यदि भारत के चारों कोनों में देखें तो यहां पर मुंबई और पुणे, मुंबई और पुणे, पुणे यहां पर भूकंप लेखी यंत्र स्थापित किए गए हैं। दिल्ली और देहरादून, दिल्ली व देहरादून यहाँ पर भूकंप लेखी यंत्र स्थापित किए गए हैं। और यदि पूर्वी भारत में देखें तो यहाँ पर है कोलकाता, कोलकाता। तो ये 5 जगह हैं जहां पर भूकंप लेखी यंत्र स्थापित किए गए हैं। क्लियर है। अब इसके बाद हम जानते हैं कि भूकंपीय आधार पर पृथ्वी की आंतरिक भाग को बांटा कितने भागों में गया है। तो यदि हम पृथ्वी के आंतरिक भाग की बात करें भूकंपीय आधार पर, तो वो 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में। पहला, ऊपरी 100 किलोमीटर का हिस्सा, ऊपरी 100 किलोमीटर का हिस्सा है, 100 किलोमीटर की गहराई वाला हिस्सा है। इसको हम क्या कह देते हैं, इसको कह देते हैं स्थल मंडल। स्थल मंडल, ये स्थल मंडल है। ऊपरी 100 किलोमीटर का हिस्सा है, इसको स्थल मंडल कह देते हैं। इसका जो घनत्व है, घनत्व वो इनकी अपेक्षा कम होगा, क्योंकि ऊपरी भाग में हमेशा ही घनत्व क्या रहता है, कम रहता है। कितना है इसका घनत्व, 3.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये घनत्व की क्या होती है, यूनिट होती है। स्थल मंडल है, स्थल मंडल का दूसरा नाम इंग्लिश में कहें तो लिथोस्फीयर हो जाएगा। लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर कहते हैं इसको। यदि इसमें हम तत्वों की प्रधानता देखें तो वो किसकी होगी, जो हम सिलिका और एल्यूमिनियम के रूप में देखते हैं। जैसे स्वेस ने बताया है सियाल परत, तो वो सियाल परत के जो गुण हैं वो भूकंपीय आधार पर हम स्थल मंडल में देख सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद में 100 से लेकर के और 2800 किलोमीटर की गहराई तक, 100 से
2800 किलोमीटर की गहराई तक कौन सा मंडल है ये पाइरोस्फीयर 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 है। पाइरोस्फीयर इसको क्या कह देते हैं? इसको उत्ताप मंडल कह देते हैं, उत्ताप मंडल। यदि इसके घनत्व की बात करें तो इसका घनत्व कितना हो जाएगा? 5.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका घनत्व हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां ध्यान रखना, इसमें बेसाल्टिक पदार्थ सर्वाधिक मिलेंगे, बेसाल्टिक चट्टान की प्रधानता मिलेगी भूकंपीय आधार पर। यदि हम इसके तीसरे मंडल की बात करें, ये वाला तीसरा मंडल, तो इसकी गहराई कितनी हो जाएगी? 2800 किलोमीटर से लेकर के और पृथ्वी के अंतरतम तक, और अंतरतम कितना है? 6371 किलोमीटर है, 6371 किलोमीटर है। और इसको हम क्या कह देते हैं? इसको कह देते हैं बेरिस्फीयर, बेरिस्फीयर। यदि हम इसके घनत्व की बात करें, घनत्व की बात करें, वो 8 से 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, 8 से 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब इस मंडल की विशेषता क्या है कि इसमें धात्विक पदार्थ अधिक मिलते हैं, सर्वाधिक धात्विक पदार्थ इसी में मिलेंगे। इसीलिए इससे क्या उत्पन्न होता है? चुंबकत्व, चुंबकत्व उत्पन्न होता है। और इस चुंबकत्व के कारण इस मंडल को, जो बेरिस्फीयर है, इसको क्या कह दिया? इसको हम गुरुमंडल भी कह सकते हैं, गुरुमंडल। तो ये भूकंपीय आधार पर 3 परतें मानी गई है। कौन कौन सी? सबसे ऊपर स्थल मंडल कह देते हैं, दूसरे पर पाइरोस्फीयर कह देते हैं, और तीसरे पर बेरिस्फीयर कह देते हैं। पाइरोस्फीयर की विशेषता क्या होगी कि वहां पर बेसाल्टिक चट्टानों की प्रधानता रहेगी, और बेरिस्फीयर की विशेषता क्या रहेगी कि यहाँ पर धात्विक मंडल मतलब धातुओं की प्रधानता रहेगी। इसीलिए इसका नाम क्या है? गुरुमंडल रखा गया है, गुरुमंडल भी कह देते हैं। और स्थल मंडल की विशेषता क्या है कि यहाँ सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है। और स्थल मंडल की जो घनत्व की बात होगी वो सबसे कम होगा, और गुरुमंडल जो बेरिस्फीयर है उसका घनत्व सर्वाधिक होगा। कितना? 8 से 11। क्लियर है? अब तीनों मंडल जानने के बाद में, तीनों परतें जानने के बाद में, हम भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी का वो जोन पता कर लेते हैं जहां पर क्या होता है कि एस तरंगे नहीं गुजरती है। यहाँ से सवाल पूछ लिया जाता है और ये क्या बनाता है? भूकंपीय छाया क्षेत्र बनाता है। ध्यान दें, जैसे ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है, ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है, पूरी पृथ्वी मान ली यहाँ पर आंतरिक भाग है, यहाँ पर अधिकेंद्र है, और ये पृथ्वी का मध्य भाग जहां पर धात्विक मंडल है। धात्विक मंडल के इस भाग पर यहाँ पर क्या होगा? जो निप्य परत का ऊपरी भाग है ये द्रवित अवस्था में माना जाता है, द्रवित अवस्था में माना जाता है। तो यहाँ से जो भूकंपीय तरंगे हैं वो यहाँ से कुछ तरंगे विचलित होकर के यहाँ तक आ जाती है, यहाँ से विचलित डायवर्जन होकर के यहाँ तक आ जाती है। कुछ तरंगे इसके मध्य भाग से जाएंगी लेकिन यहाँ से विचलित होकर के ऐसे यूं मुड़ जाएंगी, इस प्रकार मुड़ जाएंगी। और बहुत सारी तरंगे यूं ऐसे गति करती हैं, इस प्रकार गति करती हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग में। अब इससे हम क्या समझते हैं? देखें, ये 0 डिग्री का कोण मानो आप, यहां से ये वाला हिस्सा 90 डिग्री का कोण मानेंगे, ये वाला हिस्सा 180 डिग्री का कोण मानेंगे, और यहां से ये वाला हिस्सा इस तरफ देखें तो 90 डिग्री का, इस बिंदु से ये 90 और ये 90 डिग्री के कोण पर है।
क्योंकि समकोण कैसा होता है, इसका ये कोण 90, इसका ये कोण 90, ये दोनों इसके लिए क्या होंगे, 90-90 डिग्री के कोण होंगे। अब यहाँ ध्यान देना, ये वाला जो हिस्सा है ये 105 डिग्री, कुछ बुक इसे 103 डिग्री भी बताती है, दोनों याद रखना। और ये वाला जो हिस्सा है ये है 145 डिग्री, कुछ बुक इसे 143 डिग्री भी बताती है, ये भी याद रखना। सेम यहाँ पर 105 डिग्री और ये वाला 145 डिग्री। क्लियर है? अब इस भाग में यहां से लेकर के और यहां तक कोई भी भूकंपीय तरंग नहीं आई है। यहां पर बहुत सारी आएंगी, इस भाग में बहुत सारी आएंगी भूकंपीय तरंग, तो ये भाग में कोई भी भूकंपीय तरंग नहीं आई है। ये टोटल क्या हो गया, भूकंपीय छाया क्षेत्र हो गया, भूकंपीय छाया क्षेत्र। ध्यान रखना, भूकंपीय छाया क्षेत्र में कोई भी भूकंपीय तरंग नहीं आती है। कितने डिग्री के बीच में है, 105 से 105। बहुत सारी किताब 103 से 143 बताती है, वो भी आपने ध्यान में रखना है। क्लियर है? 145 से 145 के बीच में जो पृथ्वी के मध्यवर्ती भाग से होकर के तरंगे आई है, वो सारी की सारी तरंगे, ये वाली जो तरंगे हैं, ये कौन सी है, ये पी तरंग है, इसमें एस तरंग नहीं है। तो एस तरंग कहां पर मिली थी, अंतिम भाग में 105 डिग्री पर मिली थी, और यहां भी 105 पर मिली थी। तो 105 से 105 डिग्री के बीच का क्षेत्र कौन सा भूकंपीय छाया क्षेत्र हो गया, एस तरंगों का, एस तरंगों का भूकंपीय छाया क्षेत्र हो गया। ये भी सवाल बनता है, छाया क्षेत्र, ये भी सवाल बनता है। अब यहां ध्यान रखना कि टोटल भूकंपीय छाया क्षेत्र कह दिया तो 105 से 145 डिग्री, और केवल एस तरंगों का भूकंपीय छाया क्षेत्र कह दिया तो 105 से 105। मतलब इस पूरे जोन में कहीं भी हमें क्या नहीं दिखाई दे रही है, एस तरंग दिखाई नहीं दे रही है, और एल तरंग आंतरिक भाग में चलती नहीं है, तो उसकी हम चर्चा करेंगे भी। क्लियर है? तो यहां ध्यान रखना, ये जो एस तरंगों की विशेषता है, ये सबसे उपयोगी बनाती है भूकंपीय तरंगों को क्या करने के लिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के लिए। यही प्रमाणित करती है कि जो निफे का ऊपरी भाग है वो कैसा है, वो द्रवित अवस्था में है, द्रवित अवस्था में, और द्रवित अवस्था में एस तरंगे प्रवेश नहीं करती है, इसलिए आंतरिक भाग में ये क्या, एस तरंगे दिखाई देती नहीं है। और पी तरंगे यहाँ प्रवेश तो करती है, लेकिन इसकी गति मंद हो जाती है, और मंद होते हुए ये विचलित होती है, तो विचलन के कारण ये वाला क्षेत्र यहाँ पी तरंगों के उपस्थिति तो दर्शाता है, लेकिन एस तरंगों की उपस्थिति नहीं दर्शाएगा। क्लियर है? इसमें से सामान्यतः सवाल पूछ लिया जाता है। ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें आपने भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में डिटेल से पढ़ा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इसे आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।